खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 3 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है पूस की रात। ये एक अफसाना है और इस अफसाने को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद उर्दू अदब की बड़ी मशहूर और मारूफ हस्ती है। उर्दू और हिंदी दोनों अदब में आप मकबूल हैं और बहुत उम्दा किस्म की कहानियाँ, अफसाने, नावल आपके अदब के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर एक कहानी है पूस की रात। जैसे मैंने बताया आपको, प्रेमचंद का लिखा हुआ है और इस कहानी के अंदर प्रेमचंद ने देहाती ज़िंदगी की अक्कासी की है। गाँव के अंदर हमारे जो किसान भाई होते हैं, मजदूर भाई होते हैं, कितनी परेशानियों का सामना उतना करना पड़ता है। बहुत कम चीज़ों के अंदर उनको बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं और उतना उनको नहीं मिल पाता है, उतना रुपया उतना पैसा नहीं मिल पाता है जितने के वो हकदार होते हैं। तो पूस की रात में एक किसान का दर्द दिखाया गया है, उसके गुजरने वाली बातें बताई गई हैं, आप बीती उसकी बताई गई है, किस तरह से उसकी एक रात गुजरती है वो इस कहानी में बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। साथ ही कर्ज का जो जाल किसानों के ऊपर फैला रहता है, गाँवों के अंदर मजदूरों के ऊपर कर्ज जकड़ा रहता है, कर्ज से उनको ज़मींदार और जो महाजन होते हैं उनको कर्ज के अंदर दबाए रखते हैं, उस चीज़ की भी इस कहानी में बहुत अच्छे से आपने वजाहत की है, बहुत अच्छे से उस चीज़ भी आपने दिखाने की कोशिश की है। प्रेमचंद की कहानियों की खास बात होती है कि आप अपनी कहानियों के अंदर गांव की ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं, आवाम से जुड़े हुए मसलों को पेश करते हैं, आम लोगों से जुड़े हुए मसलों को अपनी कहानियों, अफसानों के ज़रिए सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारी कहानी है पूस की रात। पूस का मतलब होता है सर्दी। सर्दी का वो महीना जो दिसंबर और जनवरी के बीच में आता है। बहुत तेज़ कड़ाके की ठंड पड़ती है, बाहर हम निकल नहीं सकते और उस वक्त ही किसान की फसलें पकती हैं, दिसंबर जनवरी के महीने के अंदर। तो उस पकी हुई फसल की आवारा जानवरों से रखवाली करने के लिए रात को किसानों को अपने खेतों में रुकना पड़ता है। उस एक रात का मंजर इस कहानी के अंदर बयान किया है। कहानी के अंदर उस कहानी से पहले यहाँ पर प्रेमचंद के हवाले से भी कुछ मालूमात दी गई है। पहले हम इसका मुताला करेंगे और उसके बाद हम इस कहानी का मुताला करेंगे। सबक को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, शुरुआती कहानी और कहानी के आखिर के 2 हिस्से वो दूसरे हिस्से के अंदर आपके सामने लेकर आए जाएंगे। यहाँ पर पहले हम मुसन्निफ के हवाले से बात करेंगे और मुसन्निफ है मुंशी प्रेमचंद। असल नाम आपका प्रेमचंद नहीं था, ये आपका कलमी नाम है। तखल्लुस से आपका प्रेमचंद, असल नाम आपका धनपत राय था और बनारस से करीब लम्ही नाम का एक गांव है जहां पर आपकी विलादत हुई थी। मुंशी प्रेमचंद अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर मुसन्निफ हैं। अपने ज़माने के नहीं, मुंशी प्रेमचंद को हर दौर के अंदर माना जाता है। जब से आपने अपनी तख्लीकात लिखी तो आपके जहन का, आपकी काबिलियत का लोहा हर शख्स जो अदब से जुड़ा हुआ है वो मानता है। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे नाटक आपकी कहानियों के ऊपर बनाए जा चुके हैं। तो बहुत ही मशहूर मुसन्निफ हैं, मुसन्निफ यानी लिखने वाले। और उनकी पैदाइश वाराणसी यानी बनारस जो अभी है कुछ किलोमीटर दूर लम्ही गाँव में हुई थी और सन पैदाइश और तारीख है 31 जुलाई 1880 ईस्वी। असल नाम आपका धनपत राय था। ये बातें आपको खास तौर पर ख्याल रखनी है। असल नाम धनपत राय और पैदाइश बनारस से करीब लम्ही नाम का एक गांव है, उस गांव में आपकी पैदाइश हुई थी। 31 जुलाई 1880 को आपकी पैदाइश हुई थी और बचपन का नाम आपका, असल नाम जो था वो धनपत राय था। लेकिन अफसानों और कहानी की दुनिया में मुंशी प्रेमचंद के नाम से आप मशहूर हुए। इससे पहले आप नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। असल नाम आपका धनपत राय और जब आपने कलमी की शुरुआत की, अपने लिखने की शुरुआत की, तसनीफ और तालीफ की, तो आपने नवाब राय के नाम से शुरुआत की। अंग्रेज़ों का साम्राज्य था उस वक्त, अंग्रेज़ों का शासन था, तो नवाब राय के नाम से जब आपने चीज़ें लिखी तो आपके एक मजमूए में अंग्रेज़ों को अपने खिलाफत कुछ बातें लगी। आपने अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा भी था, उसके अंदर अंग्रेज़ी जुल्म और सितम का आपने मजम्मत की थी। अंग्रेज़ों को ये बात बुरी लगी और आपने मुंशी प्रेमचंद के ऊपर कई तरह की बंदिशें लगा दी और कहा गया कि जब भी आप नवाब राय के नाम से लिखेंगे तो आप हमें अपनी तसनीफ जो भी है वो दिखाएंगे, हम उनको देखेंगे, उसमें अगर हमारे खिलाफ बातें हुई तो फिर हम उसको जब्त कर लेंगे या रद्द कर लेंगे। और उस वक्त ये सरकारी मुलाजिम भी थे। खास बात यह है कि सरकारी मुलाजिम होते हुए आप सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते, तो इन्होंने अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद कर लिया और सरकारी मुलाजिमत से भी आपने इस्तीफा दे दिया। आप एक टीचर थे, स्कूल में मुदर्रिसी का काम करते थे वहां पर, और आपने वो काम भी छोड़ दिया और पूरी तरह आप तसनीफ और तालीफ के काम की तरफ माइल हो गए। और नज़रिया आपकी जो तसनीफ होती हैं, आपकी जो तख्लीकात है जितनी भी, सबके अंदर नज़रिया मुआशी इस्लाह का होता है। आप मुआशरे को सुधारना चाहते हैं,
समाज को सुधारने के लिए आपने तरह तरह के जाविये पेश किए, तरह तरह की आपने चीज़ें बताई कि इस तरह से हम हमारे समाज को और समाज में फैली हुई बुराइयों को ठीक कर सकते हैं। उनके वालिद का नाम मुंशी अजाइब लाल और ये डाकखाने में मुलाजिम थे। कम उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया था आपका, और इस बात का असर आपके जहन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। आपकी वालदा का इंतकाल हो गया था, दादी आपको संभालती थी, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी गुजर रही थी। उसी वक्त आपके वालिद मुंशी अजाइब लाल साहब ने दूसरा शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद जो आपकी दूसरी माँ आई तो उसने आपके ऊपर बड़े जुल्म सितम किए। तो उन चीज़ों का आपके जहन के ऊपर एक अलग ही असर पड़ा, और उस चीज़ को ये खुद भी कबूल करते हैं कई जगह पर। तो वालदा का बचपन में इंतकाल हो गया था, परवरिश की जिम्मेदारी दादी ने संभाली, लेकिन जल्द ही वो भी इस दुनिया फानी से कूच कर गई। दुनिया फानी, इस दुनिया के बारे में बात की रही, फानी यानी खत्म होने वाली दुनिया। कुछ वक्त बाद आपकी दादी का भी इंतकाल हो गया। इब्तदाई तालीम करीब के एक गांव में 8 बरस की उम्र तक एक मौलवी साहब से हासिल की। घर के पास ही आप मौलवी साहब थे, उनके पास शुरुआती तालीम आपकी हो गई। इब्तदाई यानी शुरुआती तालीम। वालिद ने दूसरी शादी कर ली इसी दौरान। नई माँ के सख्त बर्ताव ने उनकी जिंदगी में तलखी पैदा कर दी। तलखी यानी करवाहट। नई माँ आ गई, अब उसने इनके ऊपर जुल्म सितम किया, कई तरह से इनको परेशान करने की कोशिश की, तो इनकी जिंदगी के अंदर कड़वाहट पैदा हो गई, जिसके लिए खुद उनका कहना है कि मेरी माँ के इंतकाल के बाद मेरी रूह को खुराक नहीं मिली, वही भूख मेरी जिंदगी है। पूरी जिंदगी आप सादगी के साथ गुजारते रहे, पूरी जिंदगी आप दबे कुचले लोगों के लिए खड़े रहे, पूरी जिंदगी आप इल्म के लिए आगे बढ़ते रहे, और कुछ जानने की, कुछ करने की भूख आपके अंदर हमेशा रही। तो वो कहते हैं कि मुझे जो खुराक मिलनी चाहिए थी, जो रूहानी खुराक मुझे मेरी माँ से मिलती, मेरी माँ की नसीहतें मिलती, सलाहियतें मिलती, मेरे माँ के पास होने से जो मेरे अंदर तब्दीली आती, वो नहीं आ पाई, और पूरी जिंदगी मेरे अंदर एक भटकाव सा रहा, एक बेचैनी सी रही। ये बात उन्होंने खुद ने कबूल की है। गरीब थे, तो गरीबी, घुटन, रूखेपन से निजात हासिल करने के लिए प्रेमचंद ने मज़ामीन और अफसाने धनपत राय के नाम से लिखने शुरू किए। अपने नावल करम भूमि के किरदार के जरिए आपने आप बीती सुनाई। एक नावल है आपका, नाम है उसका करम भूमि। करम भूमि नावल के जरिए आपने खुद नोश सुनाई, खुद की कहानी बताई है कि जो जो उनकी रुदात गुजरी, जो जो उनकी जिंदगी में हुए, जो हादसे पेश आए, वो आपने उस नावल के जरिए अपने आप को बताया है। और जो गरीबी और घुटन थी, जो उनके कड़वाहट भर गई थी, जो बर्ताव उनके साथ किया गया था, बचपन से उनको सताया गया था, परेशान किया गया था, तो उस चीजों से दूर हटने के लिए आपने लिखने को सहारा बनाया, कलम को सहारा बनाया, और कहानियां, अफसाने, नावल आपने बचपन से ही, छोटी उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। 14 साल की उम्र के आसपास से आपने लिखना शुरू कर दिया था। वालिद का तबादला गोरखपुर हो गया। शहर का माहौल पसंद आया और गिल्ली डंडा छोड़कर दिल लगाकर पढ़ाई की। मैट्रिक पास किया। स्कूल टीचर की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। मुदर्रिसी तो कर ली, लेकिन दिल में हमेशा पछताया करते थे कि कहां से जंगल में आ फंसा। शहर में आ गए थे, शहर का माहौल शुरुआत में रास आया, तो आपने पढ़ाई की तरफ माइल कर लिया अपने आप को, पढ़ाई के अंदर लग गए, खूब पढ़ाई की, आगे से आगे इम्तिहान पास करते गए, मैट्रिक पास कर लिया। तो मैट्रिक पास करने के बाद आपको नौकरी मिल गई स्कूल में टीचर की, उनका तकर्रुर हो गए, यानी मुकर्रर कर दिए गए, नौकरी दे दी गई उनको। मुदर्रिसी, वही टीचिंग करने लगे, पढ़ाने लगे बच्चों को, पढ़ाते पढ़ाते लिखने भी लगे। लेकिन अब जब सच्चाइयों से सामना हो रहा है, वो देखा उन्होंने कि शहर कैसा मायाजाल है, कैसा जंगल है, कैसा भटकाव है, तो फिर उनका दिमाग फिर से गांव की तरफ जाता रहता था, फिर से वापस गांव जाने की तरफ ये सोचते रहते थे। तो बाद में नौकरी लगने के बाद फिर ये शहरी जिंदगी से खुश नहीं थे। 1921 में महात्मा गांधी ने जब अदम ताउन की तहरीक शुरू की, तो प्रेमचंद ने डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने तहरीक शुरू की थी, अदम ताउन, हाथ खींच लेना, ताउन नहीं करना गवर्नमेंट के अंदर, असहयोग करना, असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने। तो ये गांधी जी की उस तहरीक से जुड़ गए, और ये भी उस वक्त की हुकूमत के किसी भी काम के अंदर हाथ डालने से इन्होंने मना कर दिया। और क्योंकि ये गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, इन्होंने अपनी नौकरी से भी उस वक्त इस्तीफा दे दिया और महात्मा गांधी के साथ लग गए। महात्मा गांधी से मुतासिर थे। 1903-04 के दौरान प्रेमचंद ने अपनी कलम जिंदगी का आगाज कानपुर से शाये होने वाले रिसाले जमाना में अपने अफसाने लिखकर किया। अब
जब नौकरी वगैरह छोड़ दी और मुआशी ज़रूरियात को पूरा करना ज़रूरी था, तो आपने फिर छोटे छोटे मज़ामीन, छोटे छोटे अफसाने लिखने लगे और उनको उस वक्त के जो अखबार थे उन अखबारात के अंदर आपने अपने अफसाने छपने के लिए दिए और उस वक्त वो शाये भी हुए। उसी दौरान 1901-2 के दौरान ही उन्होंने नावल भी लिख लिए थे। प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रतन थी। प्रेमचंद की पहला अफसाना संसार का सबसे अनमोल रतन, इसका नाम आपको लिख लेना है, इसको याद रखना है। प्रेमचंद की जाए पैदाइश, उनका तारीख और साथ ही जो पहला अफसाना है इनका, और मशहूर अफसाने अभी और आएंगे जिनके मैं नाम बताऊंगा। पहला अफसाना खास तौर से आपको ये नाम याद रखना है, संसार का सबसे अनमोल रतन। वतन परस्ती के जज्बे से भरपूर था ये, वतन के ऊपर मरमटने का जज्बा पैदा करने वाला था, कुर्बानी और इसार देने का जज्बा इस अफसाने के अंदर था कि वतन के लिए जो खून गिरे वही सच मायनों में, सही मायनों के अंदर वही जो है संसार का सबसे अनमोल रतन है। उन्होंने कहानियों को उस वक्त अपनाया जब उर्दू में दास्तान गोई का दौर था। उन्होंने कहानियों को तिलिस्मी, अय्यारी, कदीम दास्तानों और किस्सों कथाओं से बाहर निकालकर नए अंदाज और असलूब को तयन करने में बड़ी कामयाब कोशिश की। अब बात करते हैं, ये जिंदगी के हवाले से बात की अभी हमने, फिर अब तर्ज तहरीर के बारे में आते हैं, आपकी खुसूसियात कलाम के बारे में हम बात करते हैं। प्रेमचंद का पहला अफसाना हमने देखा, सबसे अनमोल रतन था, दुनिया का सबसे अनमोल रतन था। प्रेमचंद की कहानियों की खास बात क्या थी? प्रेमचंद ने अपनी कहानियों को सच्चाई के साथ जोड़ा। प्रेमचंद से पहले उर्दू अदब में दास्तानें चलती थी, कदीम दास्तानें चलती थी, दास्तान गोई का रिवाज था। अब दास्तानें क्या हैं? अफसाने ही हैं, लेकिन बहुत तवील अफसाने हैं, लंबे अफसाने, बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। उन कहानियों के अंदर ऐसे किस्से होते थे जो असल में मौजूद नहीं होते थे, असल वजूद उनका मुमकिन नहीं था। उसमें जिन्नातों की कहानियां होती थी, परियों की कहानी होती थी, उसके अंदर उड़ने वाले तोते हुआ करते थे, उड़ने वाले कालीन हुआ करते थे, फ़ौकुल फितरी अनासिर हुआ करते थे, ऐसी चीजें जिसको हम माने नहीं, हमारी अक्ल तस्लीम ना करें, उस तरह के किरदार उस कहानियों के अंदर हुए थे। हीरो बहुत ताकतवर हुआ करते थे, बड़े से बड़े विलन को हीरो, उनके दास्तानों के हीरो मार कर और जीत कर आ जाते थे। तो उस तरह की कहानियां उर्दू अदब में राइज थी। अब उसमें भी क्या तिलिस्म की बातें होती थी, तिलिस्म यानी जादुई बातें होती थी, जादुई छड़ियां, जादुई कालीन, जादुई पता नहीं क्या क्या जादू की चीजें दास्तानों में हुआ करती थी। अय्यारी, जासूसी की चीजें, कदीम दास्तानों और किस्सों कथाओं से, तो वो किस्से कथाएं भी थी, उसमें किस्से भी थे, दास्तानें भी थी। वो उस वक्त उर्दू अदब में या हिंदी अदब में या अदब में मान लें हम, वो उस वक्त राइज थी। प्रेमचंद ने आते ही सबसे पहले इस रविश को बदल दिया, इस तरीके को बदल दिया। प्रेमचंद ने दास्तानों के कहने के तरीके को बदलकर खुद के सच्चे असलूब को सामने लेकर आए, सच्चे तरीके लेकर आए। आपकी जो कहानियां थी वो इंसान से जुड़ी हुई थी, अवाम से जुड़ी हुई थी। आपकी कहानियां हमारे बीच की कहानियां थी। आपकी कहानियां मजदूरों की और किसानों की कहानियां थी। आपकी कहानियों के हीरो भी मजदूर और किसान और ऐसे तबके के लोग थे कि जो मुआशरे में नीचे समझे जाते हैं, दबे कुचले समझे जाते हैं। उस तबके के लोगों को आपने हीरो बनाकर पेश किया। नए तरीके की, नई तर्ज की, नए अंदाज की कहानियां आपने लिखी और इतनी दिलचस्प तरीके से लिखी आपने कि लोगों को आपकी कहानी पसंद आई। धीरे धीरे लोग उनकी तरफ, जो दास्तानों की तरफ मुड़े हुए थे, वो उधर से हटे और आपकी कहानियां पसंद करके आपकी तरफ आए। जब आपने लिखनी शुरू की, ये अंदाज, ये असलूब अपनाया, तो प्रेमचंद के वक्त के जो दूसरे मुसन्निफीन थे उन्होंने भी ये तरकीब अपनानी शुरू कर दी, ये तरीका अपनाना शुरू कर दिया। तो असलूब को आपने तयन कर दिया, मुतय्यन कर दिया, तय कर दिया कि इस तरह की कहानी लिखी जानी चाहिए और इस तरह के दास्ताने वगैरह, इस तरह के किस्से होने चाहिए कि जो आम इंसानों से जुड़े हुए रहें, आम इंसानों की जिंदगी के मसलों को पेश करें। और ये कोशिश आपकी कामयाब भी रही। उन्होंने कहानी का रिश्ता हमारे देहात और मेहनतकश तबके से जोड़ दिया, यानी कहानी रुमान भरी फिजा से निकलकर हकीकत के करीब आ गई थी। आप हकीकत निगारी के अंदर यकीन रखते थे। आपकी कहानियों के अंदर सच्चे वाकयात, सच्चे किरदार, सच्ची कहानियां मिलती हैं, सच्चाई से जुड़ी हुई। आपकी कहानियों के अंदर ही हमें खेत में काम करते हुए लोग मिल जाएंगे, आम घरों में बैठी हुई औरतें मिल जाएंगी, विधवा औरतों की कहानियां मिल जाएंगी, जो बिल्कुल आम हमारे आसपास से जुड़ी हुई कहानी महसूस होगी। इस तरह की कहानियां आपने पेश की। तो जो रूमानी बनावटी फिजा थी, वो जो दिखावा था, वो जो झूठी बातें थी, वो सारी की सारी खत्म कर दी आपने। और अफसाना को मुख्तसर कर जिंदगी का तर्जुमान ही बनाया। आपने अफसाने लिखे और अफसानों के अंदर एक और सिन्फ है मुख्तसर अफसाना, छोटा अफसाना,
वो अफसाने से भी छोटा होता है, उसको भी आपने पेश किया और उस तरह की कहानियां भी आपने, मुख्तसर अफसाने भी आपने लिखे। तो यहां पर आपने उनको दिली लुत्फ का जरिया जो था, मजे का जरिया था, उसको अब अपने दर्द, अपने गम, अपनी तकलीफें जाहिर करने का जरिया बना दिया, जिंदगी का सच्चा तर्जुमान बना दिया, जिंदगी की सच्चाइयां बताने वाला बता दिया। तर्जुमान यानी जिंदगी की सच्चाई बताने वाला, तर्जुमा करने वाला कि असल जिंदगी क्या है, वही हमारे कहानियों के अंदर है, वही हमारे किस्सों के अंदर है। यहां बनावटी बातों के लिए अब जगह नहीं है। उन्होंने जिंदगी की बेशुमार छोटी बड़ी सच्चाइयों को, खुशियों को और गमों को अपनी कहानी के जरिए बयान किया। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीजों को, चाहे खुशियां हो चाहे गम हो, उनको आपने अपनी कहानियों के जरिए पेश किया। साथ ही जो रस्म और रिवाज हैं, जो खराब हैं, जो गलत हैं, मुआशरे के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, उनको भी आपने निशाना बनाया, उनको भी आपने तोड़ने की और खत्म करने की मुआशरे से कोशिश की। हिंदुस्तान के देहातों की खूबसूरती और वहां के आवाम की सादगी, खुलूस, परेशान हाली, मुफलिसी और बेबसी की सच्ची और बड़ी वाज़ेह तस्वीर आपने अपने अफसानों में पेश की। जो सच्चाइयां थी मैंने आपको बताया, अब सच्चाइयों में शहर के भी मजदूर तबका जो है आपने अपनी कहानियों में दिखाया, और देहातों का जो मजदूर तबका है, देहातों की हालत क्या है, वहाँ किस तरह से लोग रहते हैं, वहाँ के किसानों के हाल क्या है, वो आपने अपनी कहानियों के अंदर बताए। अब उन कहानियों के अंदर आपने हर तरह के जो उनके चीज़ें थी वो दिखाई आपने। वहाँ पर आपने उनकी सादगी भी दिखाई, वहाँ पर खूबसूरती भी दिखाई, देहात की खूबसूरती भी दिखाई, और वहाँ की जो बदगुमानियाँ थी, वहाँ की जो खराबियाँ थी, परेशान हालियाँ थी, गरीबी थी, वो भी आपने अपने अफसानों के जरिए दिखाने की कोशिश की। प्रेमचंद ने मुल्क में फैली खाम ख्याली, तंग नजरी, जहालत, बेजा रस्म रिवाज की पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। आपने अपने अफसानों के जरिए पूरे मुल्क की इस तरह की रिवायतों के ऊपर, इस तरह के रिवाजों के ऊपर, रस्मात के ऊपर प्रहार किया, तेजी से उनके ऊपर वार किया कि जो बेजा हैं, जो इंसानों को आपस में लड़ाने वाली हैं, जो इंसानों को गरीबी की तरफ ले जाने वाली हैं, बदहाली की तरफ ले जाने वाली हैं, उस तरह की रस्म रिवाज चाहे कहीं भी मौजूद हो, किसी भी मजहब में मौजूद हो, आप उसके मुखालिफ रहे, उसके खिलाफ खड़े रहे। तो खाम ख्याली मतलब खराब ख्याली, इस तरह की ख्याली कि जो नहीं होनी चाहिए, अहमकाना हरकतें, तंग नजरी, नजरिए का तंग होना, वुसअत नहीं होना, इस तरह का नजरिया होना कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां पैदा हो जाएं, झगड़े पैदा हो जाएं। जहालत जहालत है ही, हर तरह की जहालत जहालत है, और बेजा रस्म और रिवाज के नहीं होने चाहिए, उस तरह के जो सही नहीं है, उस तरह के रस्म और रिवाज, उनके खिलाफ आपने आवाज उठाई। उनके अफसाने वाक़यात की तर्जुमानी करते हैं और साथ ही जुबान की सादगी, सलासत और जज्बाती खुलूस का भी अच्छा नमूना है। मसले पेश कर रहे हैं आम इंसानों के, लेकिन उन मसलों को पेश करने के लिए आपने जुबान को भी आसान ही चुना। आसान जुबान में आप बात करते थे, सीधी जुबान के अंदर आप बात करते थे। बड़े बड़े बनावटी और तरह तरह के इस्तिआरे वगैरह, तशबीह वगैरह इस्तेमाल करने वाले जुमलों के आप खिलाफ थे। आप खुद कहते थे कि ज़बान इतनी आसान होनी चाहिए कि कोई बच्चा भी उस कलाम को समझ ले। और आपके जितने भी अफसाने हैं, नावल हैं, आपकी और भी तख्लीकात हैं, उन तख्लीकात के अंदर ज़बान बिल्कुल साफ सीधी और सच्ची ज़ुबान आपकी दी गई है। उनकी कहानियों के जो मजमूए हैं और मशहूर मजमूए हैं, सोज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, आखिरी तोहफा, दूध की कीमत और कफन के नाम से शाये हुए हैं। ये मजमूए हैं आपके, मजमूए यानी कई अफसानों की जमा करके एक किताब बना दी जाती है, और ये अलग अलग किताबें हैं। इन किताबों में इनके कई अफसाने अंदर मौजूद हैं। तो सोज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, आखिरी तोहफा, दूध की कीमत, कफन, इस नाम से अफसाने हैं। कोशिश करें कि आपको मिल जाए तो आप इनको पढ़ें और समझें कि प्रेमचंद क्या कहते हैं, प्रेमचंद किस तरह के कलाम को पेश करते हैं। यहां अब इस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि पूस की रात भी उनकी एक ऐसी कहानी है जिसके पसे मंजर में एक ऐसे किसान की जिंदगी का हाल पेश किया है जो हर तरह की राहतों से महरूम है, और उसकी पैदावार अभी उसकी नहीं है। उसके कर्ज का बोझ ऐसा कर्ज है जो उसके सर से उतरता ही नहीं है। उसके हाथ पैर सर्दी में अकड़े हुए हैं, और उसकी बेबसी की दास्तान प्रेमचंद ने तहरीर की है, जो हम अभी सबक का मुताला करने वाले हैं। पूस की रात, पूस की रात सर्दियों की रात होती है और बहुत शदीद सर्दी रहती है, इतनी शदीद कि कई बार पूस के अंदर पाला भी पड़ता है, बर्फ भी पड़ जाती है। उस वक्त के माहौल का जिक्र किया है कि एक गरीब किसान है, कर्ज में डूबा हुआ है, कोई राहत उसको नहीं है,
हद तो यह है कि इतनी सर्द रात के अंदर उसके पास एक गर्म कंबल तक नहीं है। उस कंबल को खरीदने के लिए उसने पैसे बचा रखे हैं, लेकिन वो पैसे उसको आगे फसल के टैक्स के देने हैं। तो या तो गालियां खाएं किसी की पैसे ना देकर, और या फिर वो गर्मी सह ले। तो वो खुद ये तय करता है कि वो गर्मी सर्दी सह लेगा, लेकिन गालियां किसी की नहीं खाएगा, और वो पैसा कंबल का वो उसको जाकर दे आता है। बहुत सारी इसके हालात खराब तरीके से इसके खिलाफ हालात दिखाए गए हैं। बीवी इसकी बहुत कमजोर है, बेचारी गरीब है, खेती बाड़ी में कोई इनकम नहीं है। सलाह देती है कि मजदूरी कर लें, लेकिन मजदूरी क्या करें, मजदूरी में फिर दूसरों के ताने गालियां सुननी पड़ेगी। खेती के अंदर कम से कम खुद की खेती तो है, हालांकि उसकी खेती ऐसी है कि कर्ज चढ़ने उतरने के बजाय खेती की वजह से उसके ऊपर कर्ज चढ़ता चला जाता है। यहां पर हालत दिखा रखी है हिंदुस्तानी किसान की कि किस तरह से बदहालियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद उसको फिर भी अपनी फसल के पूरे पैसे नहीं मिल पाते। उसके जो पैसे आते हैं वो कुछ उसके टैक्स में चले जाते हैं, कुछ पैसे आइंदा फसल की तैयारी के अंदर चले जाते हैं। वो हमेशा खाली हाथ रह जाता है। और ये आम किसान की कहानी है, आम किसान के हालात बयान किए हैं। तो पूस की रात में उस किसान के हाल बयान किए हैं जो अपनी फसल की पूस की रात में अपनी फसल की रखवाली करने के लिए जाता है। एक कुत्ता है इसका साथ जबरा, और इसकी बीवी है जो घर पर ही है, लेकिन पूरी तरह इस कहानी के अंदर जुड़ी हुई है। कहानी के अंदर किरदार 2 या 3 किरदार हैं, और किरदारों को आपस में बात करते हुए दिखाया गया है, खूबसूरती के साथ बात करते दिखाया गया है, और उसके बाद कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता गया है। तो शुरू करते हैं हम कहानी हमारी पूस की रात। आइए अब एक बार हम इस सबक को पढ़ लें। सबक में जो किरदार है मेन, उसका नाम हल्कू है और उसकी बीवी मुन्नी है, और एक कुत्ता इसका जबरा है। एक और किरदार है जो इनसे कर्ज लेने के लिए मांगने के लिए आता है, कुछ वक्त के लिए आया है, उसके बाद फिर वो चला जाता है। तो कहानी इस तरह शुरू होती है। हल्कू ने अपनी बीवी से आकर कहा, शहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दे, किसी तरह गर्दन छूटे। बा मुहावरा जुमलों का इस्तेमाल किया है अपनी कलाम के अंदर, जुमलों के अंदर खूबसूरत मुहावरों का, आम बोलचाल के लफ्जों का इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो हल्कू है सीधा अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि शहना आया है। शहना कौन है? शहना सरकारी टैक्स वसूलने वाला कारिंदा होता है, चाहे जमींदार का हो या सरकारी हो। जमीन के ऊपर जब फसल उगती है तो फसल के अंदर कुछ हिस्सा सरकार अपना उस वक्त वसूलती थी। वो जो वसूलने वाला जो हरकारा है वो उसको शहना कहते हैं। तो इनकी फसल कटी हुई है पिछले साल की, और शहना बार बार आता है, पैसा नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब इस बार इसको देना है। तो और नहीं दे पाते थे तो ये गालियां बकता है, लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाता है, सख्ती से पैसा मांगने की कोशिश करते ही है। तो कहता है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। गर्दन छूटे मतलब पीछा छूटे। गर्दन छूटे का मतलब होता है मुसीबत से निजात दिलाना, ये मुहावरा है। और जब कोई फंस जाता है किसी काम के अंदर और निकलने के लिए बातें करता है तो वहां पर ये गर्दन छूटे का इस्तेमाल करता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे इसको ले दो, कुछ भी करो, इससे गर्दन तो छुड़वाओ कम से कम। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फेर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहां से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? कैसे कटेगी यानी गुजरना, बीतना, कटना यानी बीतना। यहां पर रात बीतने के बारे में बात हो रही है। तो बहू यानी उसकी हल्कू की बीवी, जिसका नाम मुन्नी बहू है, मुन्नी है उसका नाम, वो कहती है कि झाड़ू लगा रही थी, अचानक पीछे फेरती है और बोलती है कि 3 ही तो रुपए हैं, अगर उसको दे दूंगी तो कंबल कैसे आएगा? और पूस की रात सर पर आ रही है, आगे सर्दियों की रात आ रही है, बगैर कंबल के कैसे सर्दी की रात निकलेगी? कंबल खरीदना है वहां पर। पूस का मतलब है शदीद सर्दी का महीना, जो अंग्रेजी महीने के हिसाब से दिसंबर जनवरी का होता है। उस वक्त कोहरा पड़ता है, तेज सर्दी पड़ती है, कई बार रात को पाला भी पड़ जाता है, और उसी वक्त फसल भी तैयार होती है। तो जानवरों से बचाने के लिए फसल को वहां पर खेतों में किसानों को रुकना पड़ता है। अब इतनी सर्दी में आप खुद सोच लो कि किसान खेत में किस तरह से रुकेगा। तो माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो कि फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। उसको टरकाने की कोशिश करती है, किसी तरह यहां से ये चलता बने, बहाना बनाने की कोशिश करती है कि अभी पैसे नहीं है, जो पैसे हैं वो काम आने के हैं। अभी हल्कू को पता है कि घर में पैसे हैं, लेकिन उसकी मुन्नी बहू जो है, उसकी बीवी, देने की कोशिश नहीं करती, मना करती है और कहती है कि अभी तो उसको भेज दो, बाद में दे देंगे। लेकिन हल्कू को पता है कि अगर उसको मना किया, जाकर कहूंगा कुछ उसको, तो फिर मुझे गालियां देगा। हल्कू थोड़ी देर चुप खड़ा रहा, अपने दिल में सोचता रहा। पूस सर पर आ गया है,
बगैर कंबल की रात को वो किसी तरह खेत पर नहीं सो सकता। अब उसने मना कर दिया कि पैसे नहीं दूंगी, तो हल्कू वहीं खड़ा हुआ है, सोच रहा है। और क्या सोच रहा है? उसको पता है कि पूस की रात आने वाली है, सर्दियों की रात आने वाली है, और बगैर कंबल के किसी तरह रात नहीं कट सकती। उस रात को काटने के लिए, कई रातों काटने के लिए कंबल होना जरूरी है। अभी गरीबी उनकी दिखा रहे हैं कि घर के अंदर उनके सर्दी से बचने के लिए कंबल तक नहीं है, क्योंकि जितना भी पैसा, जितनी भी कमाई उनकी हो रही है वो कर्ज को चुकाने के अंदर हो रही है। कर्ज में डूबा हुआ है हल्कू। फिर सोचता है मगर शहना मानेगा नहीं। वो घिड़कियां देगा। घिड़कियां मतलब धमकाना, गालियां देना, गालियां सुनाएगा। बला से जाड़े में मरूंगा, ये बला तो सर से टल जाएगी। बला सर से टल जाए, मुसीबत खत्म होना। बड़ा मुहावरा जुमलों का इस्तेमाल किया है। मुंशी प्रेमचंद की जुबान है, आसान जुबान है, सादा जुबान है और आम बोलचाल की जुबान है। जिस तरह से किसान बात करता है उसी अंदाज में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, बातें पेश की हैं। तो वो कह रहे हैं कि जाड़े से मर जाएंगे, ये बला तो सर से टल जाएगी, कम से कम गालियां तो नहीं सुननी पड़ेगी। यहां पर उसकी खुददारी की तरफ इशारा हो रहा है कि उसको पैसा नहीं देंगे अभी, तो अभी झिड़कियां देना शुरू कर देगा, घिड़कियां देगा, गालियां देगा। हो सकता है मारपीट कर ले, हाथ उठा ले, तो बेइज्जती होगी सबके सामने। तो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है कि सर्दी से मर जाऊंगा, उसको पैसे तो दूं एक बार, तो जो यहां से निकले बला टले। ये सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम जिस्म लिए, जो उसके नाम को गलत साबित कर रहा था, अपनी बीवी के पास गया और खुशामदाना लहजे में बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई तदबीर सोचूंगा। हल्कू जिस्म में, वजन में थोड़ा बड़ा था। बारीक से बारीक चीज की तरफ इशारा होगा आपको, जुबान देखनी है आपको, और फिर अंदाज़े बयान आपको देखना है मुंशी प्रेमचंद का कि किस तरह से वो चीजों को बयान कर रहे हैं। हल्कू नाम है उसका, लेकिन वजन में हल्का नहीं है, वो थोड़ा मोटा है, थोड़ा भारी है। तो उस चीज को भी आपने नोट किया है। और कहते हैं कि हल्कू बिल्कुल अपने नाम के खिलाफ था। वो धीरे धीरे अपनी बीवी के पास जाता है और खुशामदाना अंदाज में, खुशामद करते हुए, खुशामद मतलब उसकी तारीफें करते हुए, इस तरह से काम निकल जाए अंदाज में कहता है कि ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह बचे, कंबल के लिए कोई तदबीर निकालेंगे। तदबीर यानी कोई दूसरा तरीका सोचेंगे, कुछ दूसरी तरीका निकालेंगे हम। अभी तो यह है कि उससे जान बचानी, खड़ा हुआ है बाहर दरवाजे के ऊपर वो। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करके बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, जरा सुनो कौन सी तदबीर करोगे? कौन कंबल खैरात में दे देगा? न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा नहीं होता। यहां पर अब उसके गरीबी की झलक मिल रही है, घर के बारे में पता चल रहा है कि क्या हाल है। बीबी से वो कर रहा है बातें और खुशामदाना अंदाज में कर रहा है कि किसी तरह बीवी मान जाए, खुश हो जाए और वो पैसे दे दे। आंखें टेढ़ी करना बेमुरव्वती है, लेकिन बीवी मानने के लिए तैयार नहीं है। आंखें टेढ़ी करके उससे बात कर रही है, यानी तिरछी हो गई, बेमुरव्वती से बात कर रही है। समझ नहीं रही कि क्या पेचीदा मसला है, क्या सोचकर वो मांग रहा है। तो वो उससे दूर हट गई, उसको घिड़कती हुई फिर कहती है कि कर चुके दूसरी तदबीर है। वो कह रही कि मुझे पता है कि तुमसे कोई दूसरी तदबीर नहीं होने वाली, और होने वाली है तो जरा बताओ तो सही, सुनो तो सही कि जरा कौन सी तदबीर तुम करने वाले हो। कंबल खैरात में कौन दे देगा? खैरात यानी भीख के अंदर, तो खैरात के अंदर कंबल नहीं मिलते हैं। न जाने कितना रुपया बाकी है। बाकी मतलब कर्ज ले रखा है, कितना रुपया इसने कर्ज ले रखा है, तो वो कर्ज चुकाने में जाता है, किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूं तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे बाकी अदा करो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो तुम्हारा जन्म हुआ है। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपया ना दूंगी। डांट रही है उसकी पति कि पता नहीं कितना कर्जा तुम्हारे सर के ऊपर चढ़ा हुआ है। जब देखो जब पैसा मांगने कोई ना कोई आया खड़ा हुआ रहता है, ये शहना बार बार आता रहता है। ऐसी कौन सी खेती कर रहे हो तुम कि जो भी खेती के अंदर पैसा आता है सारा कर्ज में चला जाता है, और पता ही नहीं चल रहा कितना कर्ज पे कर्ज चढ़ता चला जा रहा है। बल्कि मैं और खुद भी मजदूरी करती है, वो पैसा भी, इसका भी खेती के जो कर्जा चढ़ रहा है उसके ऊपर जा रहा है। तो बोलती है बाद में कि बाज आई मैं ऐसी खेती से। बाज आई मतलब छोड़ देना, कि ऐसी खेती से अच्छा है कि इस खेती को छोड़ दो, बाज आ जाओ, इससे दूर हट जाओ इस खेती से कि जो कर्जे में डुबो रही है, जिसको कर्ज चुकाने के लिए हमें मजदूरी करनी पड़ रही है, दूसरी जगह से पैसा ला कर चुकाना पड़ रहा है, लेकिन ये कर्ज पूरा नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। मैंने बताया था अभी बाकी यानी यहां पर कर्ज के बारे में बात हो रही है कि बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। इतनी बाकी, इतना कर्ज इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। मना कर देती, रुपया नहीं दूंगी चिल्लाकर।
हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं? मुंडी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। भौहें ढीली पड़ना, गुस्सा कम होना। हल्कू ने कहा कि शहना खड़ा हुआ है, अगर नहीं देंगे उसको पैसा तो गालियां देगा। तो कहती गाली क्यों देगा, गुस्सा आ गया उसको। लेकिन उसको एहसास हुआ इस बात का कि सच्चाई क्या है। वो शहना किसी का सगा नहीं है, उसको पैसा चाहिए, पैसा नहीं दोगे तो वो गाली गलौज करेगा, वो दंगा फसाद करेगा, लड़ने की कोशिश करेगा। तो अब जब उसने सोची ये बातें तो उसकी भवें ढीली पड़ गई, उसका गुस्सा कम हो गया। भवें ढीली पड़ जाना, गुस्सा कम होना। हल्कू की बात में जो दिल दहलाने वाली सच्चाई थी, मालूम होता था कि वो उसके जानिब टकटकी बांधे हुए देख रही थी। जब हल्कू ने जो बात कही थी, पहले तो मना कर रही थी, लेकिन अब उसके समझ में आ रहा था कि गाली बकेगा, तो चुपचाप खड़ी हुई हल्कू को बस टकटकी बांध कर देख रही थी। टकटकी बांध कर देखना, एक साथ एक जगह देखना, लगातार एक ही जगह देखते रहना बगैर हिले डुले। टकटकी बांधे बिना पलक झपकाए देखना, लगातार देखते रहना किसी एक चीज को, किसी एक जगह के ऊपर। उसने ताक पर से पैसे उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। अब वो बात समझ गई कि हाँ ठीक है, अब क्या करें, कोई मजबूरी है, देना ही पड़ेगा। देखती रही उसको चुपचाप। फिर गम खाकर किसी भी तरह लाके उसने पैसे उसके हल्कू के हाथ पे रख दिए कि जाओ ये देकर आओ। फिर बोली, खेत मजदूरी में सुख से एक रोटी तो चैन से खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी झोंक दो, उस पर से धौंस अलग। ये कहती है खेत पे अगर हम मजदूरी करेंगे तो मजदूरी करने से जो पैसा मिलेगा कम से कम उससे हमारी जिंदगी तो गुजर हो जाएगी। ये खेती क्या हो रही है, इस खेती का पैसा तो हमारा सारा टैक्स में जा रहा है अलग अलग तरह के। कभी बीज खरीदने के लिए चाहिए हमें, कभी खाद खरीदने के लिए चाहिए, कभी दूसरी चीजों के लिए हमें चाहिए, कभी जमीन का महसूल लेने आ जाता है यहाँ पर ये कारिंदा। तो ये इससे अच्छा तो ये है कि हम मजदूरी कर लें और ऊपर से इनकी धौंस, और जैसे हम बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, शाहना आया था इनसे पैसे मांगने, धौंस जमाने। तो इन चीजों से ये मुन्नी परेशान हुई नजर आ रही है। चैन से यानी आराम से, धौंस यानी धमकी, डराना। जो शाहना आया था वो उनके ऊपर धौंस जमाता हुआ आया है, धमकी देता हुआ आया है कि कैसे इनसे पैसा लिया जाए। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला कि मालूम होता था कि वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। इससे हल्कू की हालत का पता चलता है कि कैसी हालत है उसकी। जो पैसा उसने अपनी गर्मी से बचाने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, कंबल खरीदने के लिए रखा था, वो पैसा कड़ा जिगर करके, कड़ा दिल करके उसको देना पड़ रहा है। वो पैसा तो दे रहा है, लेकिन उसको समझ में ये चीज आ रही थी, ये बात पता है उसको कि इस पैसा के देने के बाद मैं कंबल नहीं खरीद पाऊंगा, और कंबल नहीं खरीद पाऊंगा तो रात को मेरी हालत खराब होने वाली है, मैं खेतों की रखवाली नहीं कर पाऊंगा, मेरे खेत खराब हो जाएंगे। लेकिन डर कर, धौंस से और कोई कर्ज के अंदर है तो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए उसने वो पैसा जाकर शाहना को दे रहा है। लेकिन अपना कलेजा निकाल कर दे जा रहा है। कलेजा निकाल कर देना, बिल्कुल प्यारी चीज को निकाल कर देना, जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, जिसको अपने दिल के करीब रख रखा है, उस चीज को वो दे रहा है तो उसे कलेजा निकाल कर देना कहते हैं। यहां पैसे से मोहब्बत की बात नहीं हो रही, यहां पैसा जिस जगह पे काम आने वाला है उस जगह के बारे में बात हो रही है कि उस पैसे से कंबल खरीदा जाता और उस कंबल को लेकर वो खेत में फसल की रखवाली करता तो फसल बहुत अच्छे से तैयार होती, बहुत अच्छी पैदावार फसल में मिलने की उम्मीद थी। अब वो उसकी उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए इस तरह बाहर चला, मालूम होता था कि वो अपना कलेजा निकाल कर दिए जा रहा हो। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे हैं। एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ से दबा जा रहा था। नादारी यानी मजबूरी, लाचारी, कंगाली। जिस तरह की जिंदगी उसकी हो रही है, जिस तरह की गरीबी उसके ऊपर छाई हुई है, जिस तरह की परेशानी उसके अंदर डूबा हुआ है, उसका दिल जानता है। वो खुद अपने आप को समझ नहीं पा रहा कैसे किस तरह से मैं करूं, और वो अपनी गरीबी की बोझ से दबा जा रहा है। नादारी के बोझ से दबा जाना, यहां पर दबा जाने का मतलब दबाना नहीं है, यहां पर दबा जाने का मतलब है उसके अंदर डूब रहा है, गरीबी के अंदर डूब रहा है, गरीबी के अंदर उसका वक्त निकलता चला जा रहा है। यहां पर कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। पहला हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया, इसके अंदर 4 पार्ट आपकी कहानी के यहां पर है। पहला पार्ट हमारा यह था कि यहां पर दिखाया गया है कि किस तरह से उसकी गरीबी के अंदर, कर्ज के अंदर डूबा हुआ है, कैसे हालात हैं। अब पूस की रात आ गई
और पूस की रात के अंदर उसको अपने खेत की रखवाली करनी है। रात का वक्त है, सर्दियों का मौसम है, बहुत तेज सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि जो आम इंसान उसको बगैर किसी गर्म कपड़े के, बगैर किसी अलाव वगैरह के उसके अंदर नहीं बैठ सकता, उस तरह की सर्दी है। और फिर खेतों में, जंगलों में ज्यादा सर्दी होती है, वहां पर अब हल्कू आ गया है। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठरे हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे रूख की पत्तियों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। सर्दी का वक्त है, देखिए कितना खूबसूरत मंजर कशी की है, कितना खूबसूरत हमारे लिए सीन बनाया है प्रेमचंद ने। वो बता रहे हैं कि पूस की अंधेरी रात है और आसमान पर तारे ठिठरते हुए महसूस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तारों को भी सर्दी हो रही है। हालांकि यहाँ पर ठिठर नहीं रहे, यहाँ पर इशारा है तारों के झिलमिलाने की तरफ। तारे झिलमिला रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, लेकिन हल्कू को ऐसा लग रहा है कि ये तारे झिलमिला टिमटिमा नहीं रहे, इस सर्दी से कांप रहे हैं। और वो अपने खेत के अंदर जो कुटिया बनाई हुई, छोटी सी एक छप्पर बनाया हुआ है पत्तियों का, पुराने पेड़ों का, उस छतरी के नीचे बांस के खटोला बना हुआ है, उस खटोले के ऊपर ये आकर बैठ गया और सर्दी से कांप रहा है। इसने अपनी पुरानी चादर ओढ़ रखी है, गाढ़े की चादर। गाढ़ा यानी सूती कपड़ा होता है, सूती कपड़े से मोटा थोड़ा, तो मोटा सूती कपड़े की चादर इसके पास है पुरानी। उसको ये ओढ़कर अपनी सर्दी रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सर्दी सूती चादर में नहीं रुकती और वो कांप रहा है। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। कुत्ते की आवाज आती है, सर्दी की वजह से कू कू की आवाज निकालता है, छोटी छोटी सी और थोड़ी ऊंची आवाज निकलती है इसकी। तो जबरा इस कुत्ते का नाम है। अगला किरदार कहानी का आ गया। अभी हमारे आया था हल्कू, मुन्नी, शाहना, और अभी अगला किरदार है हमारा जबरा। जबरा एक कुत्ता है जो इनका वफादार है और इनके साथ ही रहता है। अब खेत के ऊपर ही रखवाली करने आया है, कुत्ता भी इसके पीछे पीछे आ गया है। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू कांप रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है, और उसी के पास नीचे जबरा पड़ा हुआ है, वो भी सोने की कोशिश कर रहा है। हल्कू कांप रहा है और कुत्ता कू कू कर रहा है। दोनों सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही। सर्दी में कैसे नींद आएगी? हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था कि घर में प्याल पर लेट रहा है। प्याल? प्याल धान की या लंबी घास का, एक सूखी घास का एक टुकड़ा होता है, घास होती है, जिसको सर्दी के अंदर अमूमन गांव वाले बिस्तर को नीचे बिछा लेते हैं या जानवरों के नीचे बिछा देते हैं, जिससे उस घास की मोटाई की वजह से बिस्तर मोटा हो जाता है। जानवर को भी नीचे जमीन पर नहीं बैठता, उस प्याल के ऊपर जानवर बैठ जाता है। तो जहां बिस्तरों की कमी होती है, ऐसे हल्कू जैसे हालात होते हैं, तो वो लोग प्याल की घास या प्याल को हमारे नीचे, खुद के नीचे बिछा लेते हैं बिस्तरों के नीचे, और वो गर्मी ले लेते हैं। इस कुत्ते के लिए भी इन्होंने प्याल का इंतजाम घर पे किया हुआ है। तो अब इसको डांट रहा है जबरे को कि क्यों आया तू मेरे साथ, तुझे मेरे साथ नहीं आना चाहता था, घर पे प्याल के ऊपर बैठा रहता आराम से, तू यहां क्या लेने आया था? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं? जैसे कि मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूं। दौड़ते हुए आगे आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम को। कुत्ते से मुखातिब है, कुत्ते से बातें कर रहा है। ये सिर्फ अब अपना वक्त निकालने की बातें हैं कि किसी तरह सर्दी का वक्त कट जाए, सर्दी निकल जाए। कुत्ते को समझाता है कि मेरे साथ क्यों आया, तुझे नहीं आना चाहिए था। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और एक जम्हाई लेकर चुप हो गया। शायद वो समझ गया था कि उसकी कू कू की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। कुत्ते को ऐसा लगा कि मेरा मालिक मुझसे बातें कर रहा है, तो वो उठ गया, उसकी तरफ देखा, जम्हाई ली, और उसकी जम्हाई लेकर मुसन्निफ कहते हैं, प्रेमचंद कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कुत्ते को नींद नहीं आ रही थी और वो अपने मालिक की आवाज को समझ गया था, उसकी बातों को समझ गया था कि मालिक मुझसे क्या कहना चाह रहा है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। उसने उसको समझाया कि आज तो आ गया, ठीक है, अब कल से मेरे साथ ना आना वरना ठंडे हो जाओगे। ठंडे हो जाना मतलब यहां पर है मर जाना। यहां सर्दी से ठंडे होना मतलब सर्द नहीं होना, ठंडे नहीं होना, हमेशा के लिए ठंडे हो जाने की बात कर रहे हैं। बाब मुहावरा जबान का इस्तेमाल किया है, आसान जबान का इस्तेमाल प्रेमचंद ने किया है। कुत्ते से कहते हैं कि ठंडे हो जाओगे, अब दोबारा यहां पर मेरे साथ मत आना। ये रांड पछुआ हवा न जाने कहां से बर्फ ले आ रही है। गांव के अंदाज में, देहाताना अंदाज में कहते हैं, पछुआ हवा को रांड कह रहे हैं। और पछुआ हवा यानी पश्चिम की हवा, जो मगरिबी हवा आती है, ठंडी हवाएं आती है, उनके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं।
तो ईरान पछवा हवा ना जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ लिए आ रही है। उठो, फिर एक चिलम भरो, किसी तरह रात तो कटे। उठ चल, तू पी चुका। ये खेती का मजा है। और भगवान कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। कुत्ते से ही बात कर रहा है हल्कू, क्योंकि और कोई वहां पर बात करनी नहीं है। प्रेमचंद ने कुत्ते से कलामी करके और सच्चाई यहां पर बयान कर रहे हैं। पहले तो आपने हवा के बारे में बता दी कि पछुआ हवा है और वो सर्द हवा लेकर आ रही है, बर्फ लेकर आ रही है। उसके बाद कहते हैं कि चिलम के लिए उठ रहा है वो हल्कू, और चिलम भरने के लिए कुत्ते से बात करता है कि तू पिएगा, तू तो पी चुका, अब मुझे ही चिलम भरने दे। उठता है और चिलम भरते भरते खुद से मुखातिब खुद से कहता है कि सर्दी का हमारे यहाँ पर यह हाल है, हम सर्दी के यहाँ पर बगैर कपड़ों की वजह से परेशान हो रहे हैं, जबकि कई लोगों का ऐसा हाल है। यानी भगवान किसी को क्या देता है, किसी को क्या देता है, हमारे को कुछ नहीं दिया, और किसी को भगवान ने ऐसा दिया है कि जिसके यहाँ पर अगर जाड़ा भी जाए तो गर्मी से घबरा जाए। यानी इतने कपड़े, इतनी सहूलियतें उसको मिली हुई हैं। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरा लेटे, मजा दूसरा लेवे, दूसरे मजे लूट रहे हैं। अब यहां पर सच्चाई बताई गई है, हमारे मुआशरे की जो तफरीकात है उसको दिखाया गया है कि एक तरफ तो बहुत अमीर लोग हैं और एक तरफ बहुत गरीब लोग हैं। उन गरीब लोगों के पास सही तरीके से अपने आप को गर्म रखने के लिए भी कपड़े मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर इस कहानी के किरदार के पास कंबल तक नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है सर्दी के लिए। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास कपड़ों का इतना सारा ढेर होता है कि वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको पता भी नहीं होता मेरे पास कितने कपड़े हैं। तो यहाँ मुआशरे के अंदर जो तफरीक है, जो अमीर और गरीब का फ़र्क है, जो छोटे और बड़े का फ़र्क है, उसकी तरफ भी प्रेमचंद ने इशारा किया है। और नाम यहाँ पर भगवान का लिया है कि भगवान ने इस तरह की तफरीक कर रखी है। हल्कू उठा और घड़े में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहेगा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। चिलम भर ली उसने, उठा, अब चिलम पीने लगा और कुत्ते से बातें कर रहा है कि तू भी चिलम पिएगा। और फिर बताता भी है कि हमें ऐसा लगता है कि चिलम पीने से उसकी सर्दी मिट रही है, चिलम पीने से सर्दी नहीं मिटती। ये कहता है कि जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा सा मन बहल जाता है, मन लग जाता है थोड़ा। जबरा ने उसकी जानिब मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं प्याल यहां ही बिछा दूंगा, उसमें घुसकर बैठना, जाड़ा ना लगेगा। अब कुत्ते से कह रहा है कि आज की सर्दी है, कल से मैं ये करूंगा कि तेरी प्याल यहीं लेकर आ जाऊंगा, उस तू प्याल के अंदर घुस जाना, उस घास में घुस जाना, फिर तुझे सर्दी नहीं लगेगी। और फिर कुत्ता भी अलग अलग तरह से उसको जवाब दे रहा है, कभी उसकी तरफ देख रहा है, कभी जम्हाइयाँ ले रहा है, कभी उसके सर पे अपना हाथ रख रहा है, कभी उसकी गोद के अंदर बैठने की कोशिश कर रहा है। हर तरह से कुत्ता अपनी वफादारी और मोहब्बत का इजहार करता चला रहा है। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और यह तय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट। कलेजा कांपना यानी शदीद सर्दी लगना, अंदर से सर्दी लग रही थी उसको। चिलम पी, उसके बाद इरादा किया कि अब तो मैं सो ही जाऊंगा, अब मैं नहीं उठने वाला, अब मैं सुबह ही उठूंगा। और कोशिश करता है सोने की, लेकिन थोड़ी देर में ही सर्दी का एहसास उसे अच्छी तरह होने लग जाता है, कलेजा कांपने लग जाता है, धूजने लगता है, फिर वही कांपने लगता है, तो फिर से वो उठ बैठता है। सर्दी में नींद कभी भी नहीं आती। जाड़ा किसी भूत के मानिंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उससे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, क्योंकि सोने की कोशिश कर रहा है, नींद नहीं आ रही, किसी भी तरह नींद नहीं आ रही। अलग अलग तरह से कोशिश कर रहा है वो कि किसी तरह रात कट जाए, एक रात निकल जाए, कल का तो इंतजाम कुछ देखेंगे, लेकिन वो एक रात निकालना भारी पड़ रहा है। अब आगे चलकर ये अपने कुत्ते को गोद में उठा लेता है कि शायद कुत्ते से थोड़ी गर्मी मिल जाए मुझे, लेकिन कुत्ते में बदबू आ रही थी, बहुत सख्त बदबू आ रही थी। पर उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो उधर महीनों से उसे ना मिला था। कुत्ते के उठाया तो कुत्ते को गर्मी लगी, और जब गर्मी लगी तो उसको थोड़ा आराम मिला, उसको अब नींद आ सकती थी। जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि जन्नत यही है। अब जबरा, जिसे हल्कू ने कभी गोद में नहीं लिया था, आज हल्कू की गोद के अंदर है, तो उसको जन्नत जैसा एहसास हो रहा था
कि जहाँ पर कोई तफरीक नहीं, सभी एक जैसे रहने वाले हैं, कोई बदबू नहीं। और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसको कुत्ते से बिल्कुल घिन ना आती थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वो इस हालत को पहुंच गया था। कुत्ते से घिन करते हैं, कुत्ते से दूर रहते हैं, लेकिन हल्कू सर्दी से परेशान था उस वक्त और अपनी हालत से खुद से परेशान था। तो दूसरी परेशानी अब उसको नहीं सूझ रही थी, कुत्ते से दूर होना उसको ना सूझा। उसने कुत्ते को उठा के अपनी गोद में लिया और कुत्ते के ऊपर अपना सर रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा। यहाँ कुत्ते को भी अच्छा लग रहा है और हल्कू को भी अच्छा लग रहा है। तो हल्कू की परेशानी, असल परेशानी बताई कि असल परेशानी उसकी गरीबी थी। वो अपनी गरीबी की वजह से परेशान था और इस हालत को पहुंचा था जो हमें नजर आ रही थी कि रात को सोना भी उसको सही ढंग से मैसर नहीं हो रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसका एक एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो रहा था। इसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी और उसके मालिक को उसकी खालिस रूहानियत ने उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी थी। कुत्ता उसकी गोद में था और कुत्ते को लेकर एक अलग ही ख्याल में डूब गया था। वो यहां बताते हैं वो कि उसका एक एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था, क्योंकि अब उसको नींद सा एहसास होने लग गया था, गर्मी का एहसास होने लग गया था। तो वो समझ गया था कि अच्छी और सच्ची बातें क्या हैं। भेदभाव की यहाँ पर बात हो रही है कि जो तफरीक जो होती है उसको ख़त्म करना चाहिए, उसके खात्मे की तरफ बात होनी चाहिए। असल सच्चाई ये है कि सभी इंसान एक हैं, सभी एक हैं और इंसानों के अंदर दोस्ती बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर वफादारी की और कुत्ते के बारे में बात करके, इशारा करके इंसानी दोस्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं प्रेमचंद। तो अब ये बैठे हुए थे कि इतनी देर में उस जबरे को, कुत्ते को अपने खेतों में से किसी जानवर की आहट आई। जो रखवाली के लिए खड़े हुए जानवरों के कोई जानवर वहां पर आ गया। कुत्ता भी सर्दी से परेशान था, लेकिन अपने मालिक का जो अपनापन उसने देखा, जो रूहानियत अपने देखी मालिक की, मालिक का खुद के लिए उसको लगाव देखा, तो उसको नया जोश आ गया। अपने मालिक की वफादार तो था ही वो, अब उसकी वफादारी और बढ़ गई अपने मालिक की खुद के लिए मोहब्बत देख के कि मेरा मालिक मुझे गोद में ले रहा है, मुझे लपेट रहा है, मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके जो दिल में कुर्बानी का जज्बा था, इसार का जज्बा था, वो और ज्यादा बढ़ गया। असना यानी देर होती है, वक्त। जब ये बैठे हुए थे इसी असना में जबरा ने इसी देर में, इसी वक्त जबरा ने किसी जानवर की आवाज सुनी और जो हवा के ठंडे झोंकों के से भी बहुत बेवकत समझ रही थी। जो हवा के ठंडे झोंके को भी बेवकत यानी हकीर, जिसकी कोई इज्जत नहीं हो, जो कुछ भी नहीं हो किसी के आगे, वो समझ रही थी। अब किसके बारे में बात हो रही है? ये कुत्ते के जज्बे के बारे में बात हो रही है, उसके जोश के बारे में बात हो रही है। ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं, तेज हवा, तेज सर्दी है, कुत्ता आराम से बैठा हुआ है, उस मालिक ने उसको दबा रखा है, गर्मी दे रहा है मालिक, और वो कुत्ता भी अपने मालिक को गर्मी पहुंचा रहा है। लेकिन जब उसका वफादारी का जज्बा जाग गया, अपने मालिक के ऊपर निसार होने का, कुर्बान होने का जज्बा जाग गया, तो वो गर्म हवा भी, वो आराम भी उसको बेवकत नजर आया, वो आराम उसको हकीर नजर आया, कमजोर नजर आया, और उसने आराम छोड़ दिया और मेहनत की तरफ माइल हो गया, भागा जोर से। वो झपट कर उठा और छप्पर से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसको कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास ना आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए भी आज भी आता तो फौरन वापस दौड़ पड़ता, दोबारा चला जाता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। छोटे छोटे मुहावरों से, छोटे छोटे जुमलों से प्रेमचंद बड़ा पैगाम हमें देने की कोशिश करते हैं। कुत्ते के बारे में बात हो रही है, उसकी फर्ज शनासी के बारे में बात हो रही है, उसके इसार की, उसकी कुर्बानी की यहाँ पर बात हो रही है। छोटी सी बात है कि कुत्ता वफादार होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद ने कहा है कि अगर वफादारी आदमी को, वफादार को थोड़ी सी मोहब्बत मिल जाए तो उसकी वफादारी दुगनी हो जाती है। वो दुगने जोश खरोश से वफादारी निभाने के लिए भागता है, दुगने जोश खरोश से वो आपकी खिदमत करने के लिए आपके पीछे भागेगा। और ये सिर्फ कुत्ते के साथ नहीं, ये इंसान के साथ भी ये बात जायज़ है, इस तरह की बात हो सकती है। इंसान आपका वफादार बन सकता है और वफादार होता है, लेकिन उसके साथ अगर आप खुलूस और मोहब्बत से बात करोगे, उससे अपनापन रखोगे, लगाव रखोगे, हमदर्दी रखोगे, तो वो आपकी हमदर्दी की कद्र करेगा। जो आपको देता है, जो आपके लिए करता है, वो उससे दुगनी ताकत से आपके लिए करने की कोशिश करेगा। और कुत्ता, फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। फिर यहाँ पर हमारे लिए पैगाम है कि फर्ज की अदायगी हमें किस तरह से बेचैन कर सकती है। हम सो जाते हैं, हम आराम करते हैं, हम फिजूल कामों के अंदर अपना वक्त बर्बाद करते हैं, हमें भूल जाते हैं इस चीज़ को कि हमारा फ़र्ज़ क्या है।
और हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है, अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। तो इस जानवर से पैगाम देने की कोशिश की है कि फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। जब तक वो अपना फर्ज पूरा नहीं कर देगा, जब तक वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर देगा, अपना काम जो उसको दिया गया है पूरा नहीं कर देगा, वो चैन से नहीं बैठने वाला। वो इसी तरह से भागादौड़ी करता रहेगा, इसी तरह से जुस्तजू में जद्दोजहद में लगा रहेगा। तो हमें भी यही करना चाहिए कि जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमें काम दिया गया है, जितनी मेहनत हमें करने के लिए लिखी हुई है, वो हमें मेहनत करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, जुस्तजू कर देना चाहिए। यानी फर्ज की अदायगी जब तक नहीं हो जाए तब तक हमें चैन की नींद नहीं आनी चाहिए, हमें सुकून हमारे दिल को, हमारे जहन को नहीं मिलना चाहिए, जुस्तजू में लगे रहना चाहिए हमें। और यहाँ पर हमारी कहानी का इसका दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है, जो सबक का पहला हिस्सा है। अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक की इजाज़त दीजिए। अलविदा।